हेलो एंड वेलकम टू बीइंग बकरदस्त। आज हम बात करेंगे कोरोना और कोरोना से रिलेटेड मिथ्स के बारे में, और प्राइमरीली उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो पूरी तरह से मिथ नहीं है, अर्ध सत्य है, कुछ में कुछ पार्ट सही है, कुछ पार्ट गलत है, उनको मिला जुला के भेल बनाई हुई है। ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती है क्योंकि वैसे भी आजकल सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए हैं। जो व्हाट्सएप से आता है लोग उसको सही समझते हैं। तो हम इस बात को डिस्कस करेंगे, 4-5 की हम बात करेंगे डिफरेंट मिथ्स की, और आपको बताएंगे क्या सही है और कितना सही है। हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हमने इसमें 2 बोनस फीचर भी इंक्लूड किए हैं जो शायद आपको देख के मज़ा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, ऐसा है कि आप हमेशा सुने होंगे कि दवा के साथ दारू का नाम लिया जाता है कि दवा दारू कर लीजिए। उसकी वजह यह है कि दवाइयाँ जो है वो तो ठीक है, मेन चीज़ है दारू। आप सोचिए कि आप हाथ अपना सैनिटाइज करते हैं तो आपका हाथ तो हो जाता है साफ, अभी अंदर भी तो सैनिटाइजेशन ज़रूरी है। उसके लिए आप लीजिए थोड़ी सी विस्की, उससे हो जाएगा आपके अंदर का सैनिटाइजेशन। और हम आपको एक बहुत ही बढ़िया वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ, व्हाट्सएप में देखा हूँ कि कैसे आप आपका दारू से बनाइए हुक्का, तो कहा है कि आपके जो लंग्स हैं ये भी पूरा अंदर से सैनिटाइज हो जाएंगे। क्या करेगा कोरोना, हम दिएगा, देखें क्या करता है सारा। तो भाई लोग, ये खुराफात जो है लोगों के दिमाग में तब आई है जब से इंडिया में सैनिटाइजर्स की बाहर आ गई है। ठीक है, जब से लोगों को पता पड़ा है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, तब से वह चर्चा शुरू हो गई है कि भाई आपने हाथ सैनिटाइज किए हैं तो अंदर से कैसे करोगे। तो भैया ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको तो ये भी बोला जाता है कि अगर आप साबुन से अच्छे से हाथ धोएंगे तो सारा कोरोना ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि अब क्या साबुन खा जाओगे? मतलब आज तुम मुझसे बोल रहे हो कि मतलब दारू से हुक्का कैसे बनाए जिससे तुम्हारा लंग सैनिटाइज हो, तो कल क्या निरमा और सर्फ से हुक्का बनवाओगे? तो इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आपको 1-2 पैक मारना है या नहीं मारना है ये आपकी चॉइस है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि इससे कोरोना का कोई लेना देना है। अगर ये बात निकली है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, चूंकि ये टॉपिक चल रहा है अल्कोहल का, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक और आजकल नई हवा चल रही है कि वैक्सीन लेने के इतने टाइम बाद तक आप अल्कोहल नहीं ले सकते, इतने पहले तक नहीं ले सकते। इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया है और एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से वैक्सीन का और अल्कोहल का कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ भैया, ये क्या है नहीं, वैक्सीन के बारे में अपने को अंदर की खबर मिली है। ये जो वैक्सीन है नहीं, इसको लगाने के बाद अगर आप चरस गांजा मार लो या बियर पी लो तो मतलब इसका असर जो है वो निन्नी करके मतलब डबल हो जाता है। क्या है कि नहीं मान रहे होगा आप तो फिर मतलब आप न्यूज़ में देख लो, नहीं तो फिर सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा क्या। और क्या है कि मतलब बाहर गाँव में तो ये दे भी रहे हैं चरस नहीं, गांजा नहीं, बियर वैक्सीन के बाद में। अपने यहाँ क्या इंडिया में थोड़ा चलता नहीं है नहीं, इसलिए बता नहीं रहे अपन लोग को। क्या बाबा जी की बोटी। हाँ, ये अफवाह जिस बंदे ने फैलाई है ना, ये बहुत ही इनोवेटिव अफवाह है। ऑफ कोर्स आप समझ ही गए होंगे कि ये आइडिया जो है किसी चरसी, किसी गंजेड़ी के दिमाग में ही आ सकता है या किसी बेवड़े के दिमाग में ही आ सकता है। तो लेकिन मैं अब इसका सोर्स बताऊंगा कि ये एक्चुअली आइडिया कहाँ से आया होगा। पक्का नहीं कह सकता, लेकिन कहाँ से आया होगा इसका मुझे अंदाज़ा है। अब देखिए, इंडिया में तो आपने देखा कि वैक्सीन की बड़ी मारामारी चल रही है। सब जगह ऐसा नहीं है, कई जगह काफ़ी वैक्सीन अच्छे से अवेलेबल है। तो लोगों को कई जगह लालच भी देना पड़ रहा है, या यूँ कहिए कि प्रमोट करना पड़ रहा है कि आइए और आप वैक्सीन लगाइए। तो उसके लिए बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज अलग अलग तरह के ऑफ़र दे रही है। जैसे उबर जैसी कंपनियाँ ऑफ़र दे रही है कि हम आपको फ्री में कैब में लेके जाएंगे। ठीक है, कुछ कंपनियां ऐसे ऑफ़र दे रही हैं कि भाई हम आपको एक कूपन देंगे, टोकन देंगे वैक्सीनेशन का, अगर आप सर्टिफिकेट बताएंगे तो उसके बाद आपको बियर फ्री मिलेगी। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये मिल रहा है कि आप अपना वैक्सीनेशन का कार्ड अगर बताएंगे तो आपको चरस या गांजा या वीट जिस भी कंट्रीज़ में फ्री हैं, जिन भी एरियाज़ में, वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ से ये शायद बात लोगों के दिमाग में आई है। इससे डेफिनेटली आपके इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन पे या ऐसी किसी चीज़ पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। भैया मतलब ये कोरोना जो है नी, इसकी होती बदबू। भगवान ने अपना वो सारी चीज़ें दी, नाक नहीं, आँख नहीं, सब होती है। और आप ध्यान से सूंघोगे नहीं तो आपको समझ में भी आएगी। ये सब लोग को नहीं आती, लेकिन क्या है कि ये जो जानवर नहीं, कीड़ा मकोड़े नहीं, मधुमक्खी नहीं, मच्छर, ये सब रहते नहीं, इनको आती बदबू।
तो अगर आप कभी भी देखोगे नहीं तो जो कोरोना वाला है नहीं उसको मच्छर नहीं काटते। तो जहाँ भी आपको दिख जाना बाबा ऐसा आदमी कि उसको मच्छर नहीं काट रहा है तो समझ लेना इसको कोरोना है क्या। ओके, ये है एक और राई का पहाड़, मतलब अतिशयोक्ति का भंडार। ठीक है, देखिए कोरोना में मैं ऐसा नहीं कहता कि स्मेल होगी या नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं जो हम लोग सूंघ सकते हैं। ठीक है, ये बात कहाँ से शुरू हुई इसका मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, इस पर मैंने रिसर्च की है थोड़ी। ये शुरू यहाँ से हुई है कि डच रिसर्चर्स जो हैं, डच रिसर्चर्स ने हनी बी को इस बात के लिए ट्रेन किया है कि वो कोरोना को पहचान सकें। ठीक है, पहचान सकें मतलब जब वहाँ पे जब भी वायरस होता है उसकी कोई स्पेसिफिक स्मेल होती है जो इतनी कम होती है कि कम से कम मधुमक्खियों के समझ आ सकती है। तो ये ट्रेनिंग कैसे हुई है? ये ट्रेनिंग वैसे ही हुई है जैसी करीब करीब कुत्तों की होती है कि जब भी जिस भी एरिया में कोरोना वायरस है वहाँ पर मधुमक्खी को रखा गया और जब भी कोरोना वायरस की स्मेल वहाँ प्रेजेंट थी तो उसको शक्कर और पानी दिया गया। तो भाई मधुमक्खियों की आदत पड़ गई कि हाँ भाई जब ये स्मेल होती है तब अगर हमको ये पानी और शक्कर मिलती है। तो उसके बाद से जब ये ट्रेनिंग अच्छे से हुई तो उसके बाद ये होने लगा कि जिस भी एरिया में अपना कोरोना वायरस रहता है तो मधुमक्खियाँ अपनी जीभ बाहर निकाल लेती। हाँ, जीभ बाहर निकाल लेती हैं। इसका अब मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा। तो ये जो मेथड है ये करीब 95% एक्यूरेट है। ये शायद उस जगह चल जाए जहाँ पे इतनी अच्छी से टेस्टिंग नहीं हो सकती। काफ़ी सारी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ टेस्टिंग करना बहुत मुश्किल है, तो शायद ये चीज़ हो जाए, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंट कहीं भी नहीं की गई है। तो ऐसन बा कि हम तो सुट्टा मारते हैं ना, तो सुट्टा से के गर्भी जो है उससे क्या होता है कि अंदर तक सारे कीटाणु मर जाते हैं। ये कोरोना का चीज़ है, ये साइंटिस्ट लोग खुद ही दिमाग में चल रहा है उनके कि ये का गजब का बात है, सबका कोरोना होता है, जो सुट्टा मारते हैं उनको काहे नहीं हो रहा है। सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के सोचना है क्या जो होना है होगा, चल बड़े हैं फिक्र यार धुएं में उड़ा के। तो बात यह है कि तंबाकू जो कि सिगरेट में होता है, गुटखे में होता है, खैनी में होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है निकोटीन, जो आपको आदत डालता है। ठीक है, निकोटीन से आपको नुकसान नहीं होता, निकोटीन से आपको सिर्फ आदत पड़ती है। अभी साइंटिस्ट लोगों की जो वर्किंग थ्योरी है इस मामले में, वो वर्किंग थ्योरी ये है कि एक ACE2 रिसेप्टर होता है। ये वो रिसेप्टर है, ये वो चीज़ है, आप उसको लैच जैसा मानिए। कोरोना वायरस इससे जाके अटक जाता है और फिर आपकी बॉडी के अंदर घुसता है या आपके लंग्स के अंदर घुसता है। तो ये माना जाता है कि जो निकोटीन के कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर्स के ACE2 रिसेप्टर्स जो होते हैं उनका नंबर काफ़ी कम होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि निकोटीन जो होता है वो खुद भी इन रिसेप्टर्स में ऐसा बाइंड करता है, तो कोरोना के बाइंड करने के लिए जगह कम बचती है। और तीसरी एक चीज़ है जिसको आजकल साइंटिस्ट बोल रहे हैं, आपने कई जगह देखा होगा, साइटोकिन स्टॉर्म, जिसका मतलब होता है कि आपका इम्यून सिस्टम आप ही के ऊपर अटैक कर रहा है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो जो निकोटीन होता है उसका स्वभाव होता है कि वो आपके इम्यून सिस्टम के बहुत तेज़ रिस्पॉन्स को ब्लॉक करता है। तो इन तीनों वजह से जो होता यह है कि हाँ, ये बात सही है कि जो निकोटीन के कंज्यूमर्स हैं उनका कोरोना से जो उनके ऊपर इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम है। लेकिन ये जानकारी से आप क्या करेंगे? इस जानकारी का मतलब ये नहीं कि आप सिगरेट पीना शुरू कर दें। सिगरेट पीने से कीटाणु या कोरोना वायरस या कुछ भी नहीं मरते जब तक आप अपने आप को कीटाणु नहीं समझते हो। मतलब आपने अगर मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो हम बात टोबैको की नहीं कर रहे, हम बात निकोटीन की कर रहे हैं। और सिगरेट अभी भी आपके लंग्स खराब कर रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो हम बीइंग बकरदस्त पे हमेशा इस बात को कहते हैं कि जो भी टोबैको के कंज्यूमर्स हैं वो या तो टोबैको को छोड़ दें, और अगर नहीं छोड़ सकते तो किसी न किसी रिड्यूस्ड हार्म अल्टरनेटिव के ऊपर मूव करें। जैसे वेपिंग है, इसको इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बोलते हैं, या फिर निकोटेक्स है, निकोगम है, कोई निकोटीन पैचेस हैं, ऐसी कोई भी चीज़ आप यूज़ करें और इस चीज़ से बाहर निकलें। तो भैया वो टकला है नहीं, अपन ने उससे बोला कि क्या तुम जरा है नहीं बच के रहो, ये कोरोना है नहीं जो टकले लोगों को ज़्यादा निपटा रहा है। और अपने को तो टेंशन नहीं, अपने को तो मास्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्या अपन तो B पॉजिटिव है, अपना ब्लड ग्रुप मतलब, यानी B पॉजिटिव नहीं O पॉजिटिव को कुछ नहीं होता कोरोना से, बाकी सबकी लगी रहती क्या। अब देखिए बाकी जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसी तरह ये भी बहुत ही भयानक वाला अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टडीज़ हुई नहीं है। एक ऐसी स्टडी UK में हुई है जिसमें इस चीज़ का कोरिलेशनशिप ढूंढा गया है
कि एलोपेशिया या जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, जो मेल लोग ऐसे गंजे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका कोरिलेशनशिप कोरोना से क्या है। तो ये पाया गया कि जिनकी जितनी ज़्यादा सीवियर बाल्डनेस है, ठीक है, उनको कोविड होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। ये हम 5% के डिफरेंस की बात कर रहे हैं करीब करीब। तो कोई कोरिलेशनशिप है, लेकिन क्या है उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है या उसकी वजह क्या है, ये अभी किसी को पता नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च जारी है। तो इस बात का, इन सारी बातों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप गंजे हैं तो आप कोरोना आपको होगा ही होगा, या बाल हैं तो आप बच ही जाएंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप के मामले में भी यही बात सही है। इसके बारे में भी 2 स्टडी हुई थी। इन 2 स्टडी में ये एस्टैब्लिश किया गया था फैक्ट कोरिलेशन के थ्रू। कोई साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं है, स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ हैं, जिसमें कोरिलेट किया गया था कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है या AB है, वो लोग कोरोना से ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, और जिनका ब्लड ग्रुप B या O है वो कम इम्पैक्ट हुए हैं, ठीक है। तो और एक और बात कि जो A या AB ब्लड ग्रुप वाले, जब जो कोरोना से इम्पैक्टेड लोग हैं, उनके क्लिनिकल आउटकम्स भी, या मतलब उनका हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हुआ क्या, उनकी डिसीज़ कितनी सीवियर हुई, ये चीज़ O और B से ज़्यादा सीवियर रही। अब ये भी एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। ब्लड ग्रुप का कोरोना से क्या रिलेशनशिप है, ये एस्टेब्लिश अभी तक कोई क्लिनिकल इसका रिसर्च नहीं है। तो इस तरह की स्टडीज़ के बारे में ये बात मानना बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है कि ये सारी कोरिलेटिव स्टडीज़ है। हम कॉज नहीं बता रहे हैं, इसमें स्टडी में कोई भी कॉज नहीं बता रहा। दिस इज़ नॉट कॉजेशन कि इसकी वजह से ये होता है। ये बता रहे हैं कि जब ऐसा देखा गया तो ऐसा भी पाया गया। इसके आगे काफ़ी सारी रिसर्च होनी है जिसमें ये चीज़ एस्टेब्लिश होगी या नहीं होगी। तो आप अपने ब्लड ग्रुप की वजह से इस चीज़ के लिए निश्चिंत न हो जाइए कि आपको कोरोना नहीं होगा, ठीक है। और डेफिनेटली हमने ये सारे फैक्ट्स डिस्कस किए, तो मेरा आपसे डेफिनेटली ये कहना है कि कृपया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन ना करें, ठीक है। जो रिसर्च का काम है, जो इलाज का काम है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप डॉक्टरों पे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पे, साइंटिस्ट पे, इन लोगों के ऊपर छोड़ दें। आपको जो काम करना है वो ये करना है कि अपना बिहेवियर जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कीजिए, जिसको गवर्नमेंट बोलती है कि सैनिटाइजेशन रखिए, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इन सब का आप पूरी तरह से ध्यान रखिए। हमारा पहला बोनस फीचर है, क्योंकि इस बार हमने बात की निकोटीन के बारे में, उसके एडिक्शन के बारे में, और इस बारे में भी हमने कहा कि हमेशा हम इस बात को कहते हैं कि अगर आप किसी भी तरह के टोबैको कंज्यूमर हैं तो आप उससे शिफ्ट कीजिए और किसी रिड्यूस्ड हार्म अल्टरनेटिव पे आइए। तो इसके लिए सबसे अच्छा रिसोर्स जो आपको मिलेगा वो है AVI इंडिया। इसका एक YouTube चैनल है, वेबसाइट है, ये सब आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस पर जाइए और देखिए कि अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपको पता पड़ेगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं। आपको ज़रूरत नहीं है इस बीमारी को अपने साथ में लादने की। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं, और घंटी का बटन दबाया है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। वो दबा दीजिए ताकि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज़ हो आपको सबसे पहले पता पड़े। अब दूसरी बात यह है कि आज का वीडियो थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें आपको मेरी शक्ल नहीं दिखाई देगी, इसमें आपको केवल जो सामने दिख रहा है वही सब दिखाई देगा। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको मेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, और बुरी बात यह है आपको मेरी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। बस इसके बाद अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तुम मेरा वो रूप देखो। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आज कुछ ऐसे वियर्ड लॉज के बारे में जिनके बारे में तब से डिस्कशन चल रहा है जब से शायद इंटरनेट है। अलग अलग फोरम में आप देखेंगे कि बहुत वियर्ड लॉ है, यहाँ पे है, इस कंट्री में, उस कंट्री में। प्रॉब्लम क्या है, उसमें से काफ़ी लॉज जिनके बारे में बात की जाती है वो असली है ही नहीं। अब कभी किसी पे यकीन नहीं करूंगी। नफरत है मुझे तुमसे। तो आज हम कुछ ऐसे ही बड़े कॉमन वियर्ड लॉज को डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ सच है, कुछ झूठ है और कुछ अर्धसत्य हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जो डेफिनेटली झूठ है। ये सरासर झूठ है, गलत है। समोआ नाम से एक कंट्री है, पॉलिनेशियन नेशन है। उसके बारे में एक बात बहुत चलती है कि वहाँ पे अपनी बीवी का बर्थडे भूलना इलीगल है। तो भाई अगर देखा जाए तो बीवी का बर्थडे भूलना इलीगल तो नहीं है, लेकिन खतरनाक सब जगह जरूर है। ठीक है, आपके लिए भी खतरनाक है और बाकी सबके लिए भी खतरनाक है, लेकिन इलीगल नहीं, वो नहीं है, वो समोआ में भी नहीं है। दूसरा जो फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे
जिसको हमेशा बोला जाता है कि ये सबसे अजीब अमेरिकन लॉ है। ठीक है, एक स्टेट है मिनेसोटा, उसके बारे में बात की जाती है कि आप यहाँ पे जो आपकी मतलब कपड़े सुखाने की जो रस्सी रहती है उसमें आप किसी आदमी की अंडरपैंट और किसी महिला की अंडरपैंट एक साथ नहीं टांग सकते हैं, अदरवाइज वो इलीगल हो जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही वियर्ड लॉ है। ये सब तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लॉ भी झूठ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तीसरे हम जिस लॉ के बारे में बात करेंगे वो लॉ है फ्लोरिडा के बारे में बात की जाती है कि यहाँ पे अगर आप गैस पास कर दें या इन पब्लिक प्लेस आफ्टर 6 PM ऑन थर्सडे तो वो इलीगल है, अदरवाइज इट्स लीगल। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो ये लॉ जो है इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन होते हैं। लोग बोलते हैं ये सच है, कुछ लोग बोलते हैं ये ब्लू लॉ की कैटेगरी में आता है। मतलब यूएस फ्लोरिडा में एक ब्लू लॉज करके चीज़ होती है, विच बेसिकली मीन्स कि ये बहुत पुराने लॉ हैं जो अभी इंटरनेट पे भी आपको नहीं मिलेंगे और किसी तो डॉक्यूमेंट्स में कहीं तो दफन है, विच इज़ आई थिंक मेरे ओपिनियन में तो दिस इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग कि ये झूठ है, ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बिंदास आप फ्लोरिडा जाएं, आप बाकायदा वहाँ पे फार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्सडे को भी 6 PM को भी। ये फार्टिंग बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सबको पता नहीं हर उम्र में इंटरेस्टिंग लगता है, बदबूदार और इंटरेस्टिंग। लेकिन इसके बारे में एक बात आपको बताऊंगा जो सच है, वो ये है कि मालावी करके एक जगह है, वहाँ पे ये एक्चुअली इलीगल है। यू कैनॉट फार्ट इन मालावी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये एक लॉ का इंटरप्रिटेशन है, एक वहाँ पे लॉ है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि आप पब्लिक स्पेस को में पॉल्यूशन नहीं कर सकते या इस तरह का कुछ उसका इंटरप्रिटेशन है। तो उस इंटरप्रिटेशन को कई तरह से यूज़ किया गया और वहाँ पे कोर्ट में इस बारे में डिस्कशंस हुए हैं कि क्या ये लॉ फार्टिंग के बारे में भी है। तो चूंकि कोर्ट में इसके बारे में डिस्कशन हुए हैं, सो लेट्स अज्यूम हम कहते हैं कि हाँ ये लॉ सच है। कम से कम लॉयर्स के भी ढंग से समझ में आ नहीं रहा है, जजेस के भी नहीं आ रहा है ये है कि नहीं, ये तो मान लो कि है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे लॉज की जो पार्शियली सच हैं और पार्शियली झूठ है। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ। आपने सुना होगा कि जापान इतना हेल्दी नेशन इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे ओवरवेट होना क्राइम है। नॉट रियली, ऐसा नहीं है कि ओवरवेट होना वहाँ पे क्राइम है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सज़ा मिल जाएगी, कोई आपको जेल में डाल देगा या आपको कोई फाइन लग जाएगी। लेकिन क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आपकी फिटनेस वहाँ सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने आपको हायर किया हुआ है, और उनको डेफिनेटली फाइन हो सकता है इस बात का। एक लॉ है वहाँ मेटबो लॉ, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शॉर्ट फॉर्म है। इसको एक काफ़ी कुछ कंडीशंस को मिला जुला के बोलते हैं, ब्लड प्रेशर ले लो, हाई ब्लड शुगर, ऐसे ही एक्सेस बॉडी फैट अराउंड द वेस्ट, इन सारी चीज़ों को मिला जुला के इन सबसे जो नुकसान होते हैं उसको बोलते हैं मेटबो, और उसके लिए जो लॉ बना है उसको मेटबो लॉ बोलते हैं। तो इसकी वजह से आपके एम्प्लॉयर को ज़रूर नुकसान हो सकता है। एक और पार्शियली ट्रू लॉ के बारे में हम जो बात करेंगे, आपने विनी द पू देखा होगा, येलो वाला टेडी बियर सा रहता है। आपने कभी अगर नोटिस किया होगा तो वो जो टेडी बियर है वो नीचे कुछ नहीं पहनता। टेडी बियर है, बहुत सारे ऐसे कार्टून है जो नीचे कुछ नहीं पहनते हैं। तो लेकिन पोलैंड में ऐसा कहा जाता है कि यू कैनॉट वियर विनी द पू टी शर्ट बिकॉज वहाँ पे वो इलीगल है। नॉट इलीगल नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ के कुछ टाउन काउंसलर्स जो हैं, ठीक है, उनको ये स्टोरीज, ये कैरेक्टर पसंद नहीं है। और वहाँ पे जब प्लेग्राउंड्स बन रहे थे, कुछ प्लेग्राउंड्स बन रहे थे, उसका एज ए मैस्कॉट विनी द पू को बनाने का प्रपोजल दिया गया था और उन लोगों ने आउटराइट उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसको हम एग्जाम्पल नहीं बना सकते क्योंकि ये नंगा है। ठीक है तो खैर ये बहुत ही वियर्ड बात है, लोगों के पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती कि हम इतने सारे कार्टून देखते हैं, डक टेल्स हमने देखा है, मिकी माउस देखा है, वो सब नंगे हैं, इसको कोई नोटिस नहीं करता है। खैर इन एनी केस, तो आप ये मान लें कि ये भी पार्शियली ट्रू लॉ है।
अब तो इंटरेस्टिंग आपको ट्रू लॉस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि एक पहले आपको बताऊंगा मिलान के बारे में, मिलान एंड इटली। ठीक है, मुझे पता है मिलान के बारे में आपने सुना होगा, और आपने सुना इसीलिए होगा क्योंकि आपने FTV बहुत देखा होगा। फैशन टीवी के अलावा हमारा मिलान से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल फैशन सेंस के उसमें उसको देखते हैं। और वहाँ पे इतने सारे मॉडल जो हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए दिखते हैं, उसकी शायद एक वजह ये भी है कि मिलान में इट्स ए लीगल रिक्वायरमेंट टू स्माइल एट ऑल टाइम्स। पूरे टाइम आपको मुस्कुराते रहना पड़ता है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, जब तक आप किसी फ्यूनरल में नहीं हैं या हॉस्पिटल में नहीं हैं। ये एक्चुअली एक सच लॉ है। तो एक इसके बाद एक और आखिरी सच लॉ के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वियर्ड है, मतलब आप पुनर्जन्म को माने या नहीं माने ये खैर आपके ऊपर है, और चाइना मानता है कि नहीं मानता है ये तो हमें बिल्कुल नहीं मालूम है, वो तो मतलब सोशलिस्ट टाइप के लोग हैं, लेकिन आई मीन कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी उनका वहाँ पे एक लॉ है जहाँ वो कहते हैं कि इट इज़ इलीगल टू रीइंकारनेट विदाउट परमिशन। मतलब आपका अगर पुनर्जन्म होने वाला है तो आपको चाइनीज़ अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो आप सोचेंगे इतना वियर्ड लॉ क्यों बना है? ये वियर्ड लॉ जो बना है, ये बना है दलाई लामा को कंट्रोल करने के लिए। आपको पता होगा दलाई लामा काफ़ी टाइम से इंडिया में ही है और वो तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम लोग तिब्बत को मानते हैं, काफ़ी लोग नहीं मानते हैं, और चाइना उनको नहीं मानती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इनकी तो एज काफ़ी हो गई है, किसी न किसी दिन तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो ये माना जाता है कि उस समय कोई ऐसा बंदा नहीं आ जाए जो इनसे मतलब ज़्यादा ऐसा कोई हो जो चाइना के साथ में चलने को राज़ी नहीं हो और वो बोले कि हाँ मैं दलाई लामा का पुनर्जन्म हूँ। तो इसीलिए ये लॉ बना है सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ में। तो मेरे ख्याल से जब भी ऐसा मौका आएगा तो अभी से मेरा जो प्रेडिक्शन है वो शायद ये है कि एक दलाई लामा के 2 रीइंकारनेशन आपको दिखेंगे, एक चाइना से अप्रूव्ड रीइंकारनेशन और एक चाइना से डिसअप्रूव्ड रीइंकारनेशन। तो भाई लोग अब बात करेंगे अपन रिमोट की। वो आपका प्यारा सुंदर सा शानदार सा रिमोट जो कि आपका टीवी का सेट टॉप बॉक्स का रिमोट होता है। ये चीज़ तो बहुत ही बढ़िया है भाई साहब, लेकिन समस्या इसमें क्या है, जब ये ख़राब होता है मतलब महाभारत हो जाती है, मतलब लंका लग जाती है। क्या है कि वैसे तो इंडिया वालों को बहुत बढ़िया लगते हैं रिमोट, मतलब ऐसा नहीं कि हमने पहली बार रिमोट देखे हैं, हम तो हमारी राजनीति में हमारे घर में सभी जगह रिमोट देखते रहते हैं। लेकिन जब ये ख़राब होता है तो समझ में नहीं आता भाई साहब क्या किया जाए, क्योंकि महाभारत ऐसी है कि भाई बैटरी ख़राब हो गई है, रिमोट ख़राब हो गया है, टीवी ख़राब हो गया है, सेट टॉप बॉक्स ख़राब हो गया है, ये पता कैसे करें। एंड यू आर लाइक हे प्रभु मैं आपके चरणों का दास हूँ, मेरा रिमोट चल नहीं रहा है। हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। तो भैया मेन बात ये है कि ये निशाना लगाना छोड़ो, ये ड्रामा छोड़ो, ये बैटरी छोड़ो, और सबसे पहले चेक करो कि तुम्हारा रिमोट सारा चल भी रहा है कि नहीं। अब मैं तुमको बताता हूँ इसके नीचे का फंडा, इसके नीचे का साइंस। जो रिमोट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये होते हैं IR रिमोट या इंफ्रारेड रिमोट। इंफ्रारेड एक तरह की लाइट होती है, आप जैसे ही बटन दबाते हैं तो लाइट जलती है, आपके टीवी तक पहुंचती है और आपका काम हो जाता है। अब आप बोलेंगे लाइट आपको दिखती क्यों नहीं? क्योंकि आपकी आंखें जो है वो इंफ्रारेड लाइट देख नहीं सकती, कुछ जलता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन लाइट है। अब मज़े की बात यह है कि आपकी आंखें ये देख नहीं सकती, लेकिन कोई भी कैमरा, आपका सिंपल नॉर्मल किसी भी मोबाइल का कैमरा इसको देख सकता है। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि बटन दबाने के पहले उसके सामने अपना मोबाइल रखना है, अपना वीडियो कैमरा चालू करना है और बटन दबाना है। अगर मोबाइल सही, आपका रिमोट सही होगा तो लाइट जल जाएगी। तो भाई लोग अब बात करते हैं व्हाट्सएप के बारे में। मतलब बहुत ही गजब चीज़ है। मतलब मेरा तो मानना है कि आग और बॉलीवुड के बाद में आज तक इंसान ने जो सबसे ढंग की चीज़ डिस्कवर की है वो है व्हाट्सएप। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। टन 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 चलता रहता है, लेकिन टंटा कब होता है? असली टंटा तब होता है जब लोग आपसे बोलते हैं कि मुझे लोकेशन भेजिए, व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजिए, व्हाट्सएप पे OTP भेजिए, व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेजिए। कौन लोग है ये? दूध वाला है, सब्जी वाला है, कुरियर वाला है। What is मोबाइल नंबर? What is your स्माइल नंबर? करनी है प्राइवेट बातें। What is your प्राइवेट नंबर?
सबको चाहिए लोकेशन, सबको चाहिए OTP, चाहे उनकी एप्लीकेशन में आप डाल दो, डोमिनोज की एप्लीकेशन पे आप डाल दो कि भाई साहब ये मेरी लोकेशन है, ये मेरे घर का एड्रेस है, ये पड़ोस वाले का एड्रेस है, ये पड़ोस वाली आंटी का एड्रेस है। फिर भी नहीं, एक आदमी आपको फ़ोन करेगा कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आप अभी के अभी अपनी लोकेशन भेजिए। अब मैं कैसे भेजूँ? व्हाट्सएप बाबा तो मानते ही नहीं है। व्हाट्सएप बाबा बोलते हैं सबसे पहले नंबर स्टोर करो, मतलब टेम्प करके स्टोर करूँ ताकि बाद में डिलीट कर पाऊँ। तो मतलब सोचिए कितने टेम्प नंबर डालूँ। Don't angry me. तो भाई साहब बहुत परेशान था मैं, आप भी इस बात से परेशान होंगे। तो बाद में मेरे ज्ञान चक्षु खुले, मुझे बोधिसत्व प्राप्त हुआ और मुझे तरीका पता पड़ा। इसका सिंपल सा तरीका ये है, अपना मोबाइल का ब्राउज़र खोलिए। मोबाइल का ब्राउज़र खोलने के बाद उसमें आप लिखेंगे https://wa.me, उसके बाद वापस स्लैश लगाइए। फिर यहाँ तक आपने लिख दिया, ये वो URL है जो असली जादू है। इसके बाद आप जिसको आपको मैसेज भेजना है उसका आप नंबर लिखेंगे, नंबर के आगे कंट्री कोड लगाएंगे। तो 91 अपना कंट्री कोड है इंडिया का, और कोई भी लगा सकते हैं। किसी और कंट्री में भेजना है तो किसी और कंट्री वाला आपका क्यों मांगेगा वो अलग सवाल है, लेकिन आपको प्लस नहीं लिखना है, आपको ब्रैकेट्स नहीं लगाना है। आप नंबर लिखिए, ये देखिए। तो ये नंबर आपने लिख लिया। जैसे ही आप ओके दबाएंगे, दबाने के जैसे आप एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद आपको दिखेगा चैट। आप यहाँ से चैट कीजिए, आपको यहाँ पे वॉइस कॉल करना है तो वॉइस कॉल कीजिए, आपको जो लोकेशन भेजनी है वो लोकेशन भेजिए। तो अब बात करते हैं यूट्यूब के बारे में। बाबा ये भी बहुत ही गहरा गड्ढा है। ये इतना गहरा है, इतना अथाह सागर है कि इसमें अंदर डूबने का रास्ता है, वापस आने का कोई रास्ता नहीं। ट्यूब से निकला हुआ टूथपेस्ट और 30 बार खा की दी हुई जुबान कभी वापस नहीं जाती। इतने सारे वीडियोस हैं कि किस रंग का खाना खाना चाहिए, किस रंग का खाना निकालना चाहिए, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। सर ये तो टट्टी है। मतलब दुनिया में इतने कुत्ते नहीं हैं जितने यहाँ वीडियो हैं। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। समस्या कब हो जाती है? समस्या तब होती है जब किसी वीडियो के किसी बीच का हिस्सा आपको पसंद आता है और आपको वो देखना पसंद है या किसी से शेयर करना पसंद है। कितनी बार आप लोगों को वीडियो शेयर करेंगे और बाद में बताते रहेंगे कि भाई 8 मिनट 9 सेकंड पे देखना, क्या बंदी है बाप। या फिर ये कितनी बार बोलेंगे, अरे 17 मिनट पे देखना, मस्त वाला जोक है। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। तो ये कैसे करेंगे? इसको करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। वो ऐसा है कि आप किसी भी वीडियो की URL को कॉपी कीजिए। अब ये URL को हमने कॉपी कर लिया। ये कॉपी करने के बाद आप इसको कहीं भी पेस्ट कीजिए, चाहिए तो नोटपैड में कर लीजिए, जहाँ चाहे करना है कर लीजिए। इसके बाद आप बनाइए % का साइन, जिसको एंड का साइन भी बोलते हैं। एंड का साइन लगाइए। इसके बाद लिखिए T मतलब होता है टाइम। T = उसके आगे आप लिखिए आपको कितने मिनट और कितने सेकंड पे जाना है। जैसे हमको इस वीडियो में जाना है 3 मिनट 18 सेकंड पे, हमने लिखा 3 मिनट 18 सेकंड और दबाया एंटर। तो ये देखिए अपन एग्जैक्टली सही पोजीशन पे पहुंच गए। अब ये URL आप चाहे जिससे भी शेयर कीजिए, हो गया आपका काम, साला कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। तो भाई साहब अब हम बात करेंगे YouTube के पप्पा के बारे में। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह, मतलब गूगल। तो गूगल को साला सब कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं जो गूगल को नहीं पता। मतलब YouTube सागर है, लेकिन YouTube जैसे पता नहीं कितने लोटे इस महासागर में तैर रहे हैं। गूगल को सब कुछ पता है का मतलब समझते हैं? मतलब इसको आपकी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा पता है, इसको आपकी बीवी से ज़्यादा पता है। मतलब भरोसा कीजिए भाई साहब कि अगर आपकी चड्डी गूगल में नहीं मिल रही है तो मान लीजिए आपके पास कभी चड्डी थी ही नहीं। आजकल तो साला इसका इतना फैल गया है गूगल का कि शर्लॉक होम्स को भी अगर कुछ सर्च करना होता है ना तो गूगल पे ही सर्च करता है। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी कदर रखता हूँ। मेरे तो यही समझ में नहीं आता कि वैज्ञानिक लोग अपना रिसर्च में अपना क्यों इतना सिर फोड़ते हैं। मैं तो कहता हूँ एक बार गूगल में ही सर्च करके देख लो, शायद वहीं पहले से पता होता है मार्स में कोई है कि नहीं है। देखते हैं ये गूगल देवता का एक और बहुत ही शानदार उपयोग। तो भाई साहब आप बहुत बार ऐसा होता है कि अपन किसी साइट पे जाते हैं और जैसे कोई न्यूज़ की साइट है, कोई आर्टिकल हमें मिल नहीं रहा है, हम आर्टिकल उसको ढूंढ रहे हैं, हम उसका सर्च इंजन यूज़ करते हैं। हर साइट पे होता है एक सर्च इंजन, उसको यूज़ करते हैं, साला मिलता नहीं है। तो मतलब केवल न्यूज़ की साइट ही, कोई भी आलतू फालतू साइट ले लीजिए इसमें कुछ मिल नहीं रहा है आपको, द वायर ले लीजिए, लॉजिकल इंडियन ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी आलतू फालतू साइट हैं। अब इनके सर्च में आप सर्च करें आपको कुछ मिलता नहीं है, तो क्या करेंगे? इसके लिए भी हम गूगल का यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे करना है, इसका बहुत ही आसान तरीका है।
आप सबसे पहले ये करेंगे, गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद आपको जो सर्च करना है वो सर्च करना लिखेंगे, डबल कोट्स में डालना, जैसे भी आपको डालना हो। ये आपने सर्च हमने डाल दिया। ये सर्च डालने के बाद आप हमें लिखेंगे कहाँ सर्च करना है। जैसे आपको समझिए कि यहाँ पे द वायर में सर्च करना है, तो आपने इसमें साइट का नाम लिखेंगे, site:thewire.com। इसका क्या मतलब है कि ये सर्च स्ट्रिंग हमको सर्च करना है, लेकिन केवल द वायर में सर्च करना है, बाकी सब जगह नहीं। और ये देखिए, ये आ गया रिजल्ट। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जिससे आप किसी भी साइट को कितने भी अच्छे से सर्च कर सकते हैं, चाहे उस साइट वालों ने ये फैसिलिटी दी हो या ना दी हो। तो अब एक और खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब इतनी खतरनाक कि देख के फट जाएगी, मतलब लिटरली हलक में आ जाएगा साहब। तो वैसे ये चीज़ बड़ी खतरनाक है, आप पे भरोसा करके आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसको यूज़ कीजिएगा, मिसयूज़ मत कीजिएगा। और अगर मिसयूज़ करना है तो जिसके साथ आप इसको मिसयूज़ करें, जिसके ऊपर अत्याचार करें, उसे कृपया मेरा नाम और मेरा चैनल बता के मुझे ना पिटवाएं। अब आजकल आप देखेंगे कि हम आजकल बहुत सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, जिस पर आप अभी शायद देख रहे होंगे, या आपका टैबलेट हो गया, या आपके कार का कंसोल हो गया, आपका जो ड्राइविंग कंसोल होता है वो हो गया। तो अब इतने सारे डिवाइसेस का हम ट्रैक कैसे रखेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो एंड्रॉयड में एक फीचर है जिसको हम बोलते हैं एंड्रॉयड फाइंड। तो इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल चीज़ करना है। आप किसी भी लैपटॉप में या कहीं भी जहाँ पे आप लिखिए android.com/find, ठीक है। अब जिस लॉगिन के थ्रू आपने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है गूगल में, इसके जितने भी रजिस्टर्ड डिवाइसेस हैं, मतलब रजिस्टर्ड डिवाइसेस मतलब जिसमें भी इस अकाउंट से लॉगिन है, वो सारे डिवाइस आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये देखिए, डिवाइसेस आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब देखिए, ये डिवाइसेस की आपको लोकेशन दिखेगी, ठीक है। यहीं से आप इनको बटन्स को यूज़ करके इस डिवाइस को लोकेट कर सकते हैं, इसको रिंग कर सकते हैं और पूरा का पूरा डिवाइस डिलीट कर सकते हैं। तो साहब, इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको क्या समझ में आई कि आप ये हर जगह जो बटन दबाते रहते हैं ना नवरई, कि हाँ भैया सेव कर लो पासवर्ड, सेव कर लो पासवर्ड, हेल्प नहीं कर रहे हैं, ले लेंगे आपकी। आया हूँ, कुछ तो लूट कर जाऊंगा, खानदानी चोर हूं। तो भाई साहब, ये अपना पासवर्ड यहाँ पे सेव करना मत, नहीं तो ये आपके साथ हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिमाग के बारे में। ये बहुत ही खतरनाक मशीन है, बहुत ही फाड़ू मशीन है, आपको पता है, ठीक है। इस मशीन को शायद बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कंप्यूटर से तेज इनका दिमाग जबरदस्त, ठीक है। हम इसका, अगर आपको एक आइडिया बताएं कि इसके प्रोसेसिंग पावर के बारे में, तो हमको इसको किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतलब कंप्यूटर से कंपेयर कैसे करोगे? इसका बेसिकली मतलब है जैसे आप नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हो। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। क्या मतलब शेर की दहाड़ का गधे की ढेचू ढेचू से कंपैरिजन कर रहे हो? तो कंपैरिजन करना नहीं चाहते, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया, जो अभी हम मेगाहर्ट्ज में तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते। एक चीज़ होती है फ्लॉप्स, उसमें हम इसको कंपेयर करेंगे। तो हमारे दिमाग का जो रनिंग स्पीड है वो है करीब 1 एक्साफ्लॉप। 1 एक्साफ्लॉप मतलब होता है 1000 पेंटाफ्लॉप। मैं क्यों कन्वर्ट करके बताया? क्योंकि अभी का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो 200 पेंटाफ्लॉप्स पे रन करता है। ये फ्लॉप वो नहीं है, मतलब जो मूवी फ्लॉप हो जाती है वो वाला फ्लॉप नहीं है। दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना तेज हमारा दिमाग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, तेज तो बहुत चीज़ें होती है, इसका ये मतलब नहीं उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना के अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जब आप खुश होते हैं तो आप यूजुअली मुस्कुराते हैं। एक बार स्माइल कर दो वही वाली। क्या बात है। आप मुस्कुराते हैं तो क्या होता है, आपका मुस्कुराना एक बटन जैसा काम करता है। ये बटन जैसे ही दबता है, आपका ब्रेन एक सिग्नल भेजता है। इस सिग्नल से प्राइमरीली 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है सीरोटोनिन, एक होता है डोपामिन, ठीक है। सीरोटोनिन आपके डिप्रेशन को या आपके स्ट्रेस को कम करता है, और डोपामिन जो होता है वो आपकी खुशी को, आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाता है। जैसे ये होता है तो आप और खुश हो जाते हैं, आपका स्ट्रेस और रिलीज हो जाता है। तो अब ट्रिक ये है कि अगर हम बिना बात के भी स्माइल करें तो आपके ब्रेन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि स्माइल क्यों हुआ है। आपका ब्रेन सिर्फ इतना समझता है स्माइल हुआ, बटन दबाओ, हार्मोन रिलीज करो। भैया जी स्माइल। तो ट्रिक ये है, आपका मूड कितना भी खराब हो, स्माइल कीजिए, आपका मूड ठीक हो जाएगा। थोड़ी 2-4 बार ट्राई कीजिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और अगर इतनी बुरी परिस्थिति कि आप स्माइल नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक फैंटास्टिक ट्रिक ये है कि आपको फाइनली इवेंचुअली क्या करना है, आपके लिप्स को स्माइल के पोजीशन में लाना है।
दैट्स इट। आप बस इतना कीजिए थोड़ी देर, आपका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। गिव इट अ ट्राई। अब हम बात करेंगे दांत के दर्द की। बाय गॉड, बहुत ही खतरनाक दर्द है। माँ कसम, विद्या रानी कसम, ये दर्द जो है इतना बुरा दर्द है कि जब ये दर्द होता है तो ऐसा लगता है भगवान जान ले ले, ये दर्द नहीं दे। दर्द की कीमत चुकानी पड़ती है। तो भाई साहब ये दर्द होगा तो आप क्या करेंगे? वैसे तो सभी लोग इतने समझदार हैं कि जब ये दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, इतनी अकल तो सब में होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दर्द तो आपको अभी हो रहा है, अभी क्या करेंगे? उसके लिए कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ तो चाहिए, कुछ तो वर्क अराउंड चाहिए। क्यों पेन किलर लेंगे? तो उसका आपको एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन बताता हूँ। ये सॉल्यूशन के लिए आपको चाहिए थोड़ी सी बर्फ़। खैर वैसे बर्फ़ मेरी मनपसंद चीज़ है क्योंकि ये मेरी मनपसंद चीज़ों में डलती है। कभी ना आपके नहीं, अपनी पीऊं किसी के बाप की नहीं को बोल। तो आप बर्फ़ को उठाइए। बर्फ़ को उठाने के बाद आपके मुंह के जिस भी तरफ दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है, समझे इस तरफ हो रहा है, तो आप अपने हाथ के अंगूठे और इस उंगली के बीच में यहाँ पे बर्फ़ रखिए और बर्फ़ से इसका मसाज कीजिए। ये मसाज आप तब तक कीजिए जब तक यहाँ पे थोड़ा सा सुन्न सा नहीं हो जाता। तो जब आप आइस की यहाँ मसाज करते हैं और ये नम हो जाता है तो लोगों का ऐसा कहना है कि आपके ब्रेन में जो पेन सिग्नल्स जा रहे हैं उन सिग्नल्स को ये ब्लॉक कर देता है। आपको समझ में आएगा कि जैसे ये सुन्न हुआ, आपके दांत का दर्द भी कम हो गया है। समझदार लोगों ने इस पर रिसर्च की है, वैज्ञानिक वगैरह जो भी होते हैं, और उन्होंने पाया है कि ये आपका जो दर्द है करीब 50% इससे कम हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे नींद के बारे में। नींद बहुत ही प्यारी चीज़ है। जब अच्छी नींद आ रही हो ना तो उठाने वाला साला दुश्मन लगता है। और ये जो अलार्म है ना, ये साला गर्दन पर लटकी हुई तलवार लगती है। मतलब जब आपको अच्छे से सोने की इच्छा हो, प्यारी सी नींद आ रही हो, तो जो इंसान आपको उठाता है ना, आपको मतलब वो इंसान इतना घिनौना लगता है कि जैसे आपने अपनी आंखों से किसी को ममता दीदी को वोट डालते हुए देख लिया हो, है ना। तो मतलब जान जल जाती है पूरी। तो लेकिन उठना तो पड़ता ही है, और ख़ास तौर से मंडे हो, सुबह मंडे को वीकेंड ख़त्म करने के बाद उठना, मतलब ऐसा लगता है कि मंडे आपकी मतलब खून चूसने के लिए ही बैठा हुआ है। खूनी मंडे क्यों आया खून चूसने। लेकिन करेंगे क्या? उठना तो है ही, आपको भी उठना है, मुझे भी उठना है। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूँ। जब आपकी नींद नहीं खुल रही हो और उठना जरूरी हो तो आप बस इतना कीजिए कि एक लंबी सी सांस लीजिए और उसको रोक लीजिए। तब तक रोकिए जब तक आप रोक सकते हैं। इससे होगा क्या, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जैसे ये बढ़ेगा आपकी नींद खुल जाएगी। अब बात करेंगे जम्हाई की। हाँ, ये वाली जम्हाई की, जम्हाई राजा की नहीं, यौन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत टाइम पे आने वाली चीज है। कोई इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन ये आती हमेशा ही गलत टाइम पे। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये कि जब एक को आती है तो आसपास के सब लोगों को आने लगती है। एक ने बंदे ने यौन किया, बाकी सब लोग यौन कर रहे हैं, जैसे इन सब के बीच में यौन संबंध हो। तो बात ये है कि अब इसके आने का टाइमिंग कैसा होता है? ये तभी होता है आपका बॉस आपसे जरूरी चीज डिस्कस कर रहा है, आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपकी बीवी आपसे डिस्कस कर रही है। Can you stop yawning when I'm talking to you? इस समय अगर यौन आ गया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसको रोकने का एक बढ़िया सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। और बिला नंबर 204। जब भी आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं, यौन करने के लिए जब भी आपका मुंह खुलता है तो आपकी जीभ का जो टिप है उस टिप पे अपनी उंगली से टच कीजिए। जैसे ही आप एक बार टच करेंगे आपका जमाई उसी समय रुक जाएगी, ठीक है। हो सकता है आपको 1-2 बार ट्राई करके प्रैक्टिस करना पड़े, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है जो हमेशा चलती है। तो साहब अब बात करते हैं रुकी हुई सांस की, बंद नाक के। अब मतलब सांस की बात नहीं कर रहा हूं। आप बोलेंगे कहाँ ये पहले जमाई की बात करता है फिर सांस की बात करता है। नहीं, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? सांस का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, सांस का सॉल्यूशन जरूर है मेरे पास। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। तो साहब हो सकता है कि कई बार आपकी नाक बंद हो जाती है या आपके साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं, और वैसे तो इसका इलाज सबको पता है कि आपको इन्हेलर यूज़ करना है या स्टीम यूज़ करना है या दवाई लेना है या जो भी लेना है। लेकिन आप इन्हेलर जेब में लेके थोड़ी घूमते हैं। अगर कहीं भी रास्ते में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो क्या करेंगे? उसका मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आपके मुंह का जो बिल्कुल टॉप पार्ट होता है, ठीक है, उस पर अपनी ज़बान से प्रेस कीजिए, और ज़बान से प्रेस करने के बाद अपनी दोनों भवों के बीच में
यहाँ पे प्रेस कीजिए और ये दोनों काम एक साथ कीजिए। थोड़ी देर, करीब 20 सेकंड तक ये प्रेशर बना के रखिए। जब ये प्रेशर आप बना के रखेंगे तो एक बोन होती है यहाँ पे जिसको बोलते हैं वोमर बोन। ये थोड़ी सी रॉक होती है या मूव होती है, उससे आपके साइनसेस ड्रेन हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में आपकी नाक खुल जाती है। तो ये 2-4 बार आप ट्राई कीजिए। प्रैक्टिस में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट काम करने वाली चीज़ है। अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? तो फैक्ट नंबर 1 हम बात करेंगे हेला सेल्स के बारे में। मतलब इसका अगर मुझे टाइटल देना है तो मैं इसका टाइटल दे सकता हूँ, हेला सेल्स एक अमर कहानी। एक 1951 में एक हेनरीटा लैक्स नाम की एक बंदी हुआ करती थी। इसे कैंसर हो गया। ये कैंसर क्लिनिक में गई और जब बायोप्सी के लिए, आपको पता होगा बायोप्सी के बारे में कि लाइक आपके कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बॉडी से निकालते हैं और चेक करते हैं वो कैंसर है या और कुछ है। जब उसके सेल्स निकाले गए तो ये देखा गया कि वो सेल्स लगातार डिवाइड हो रहे हैं। जनरली क्या होता है, जब किसी को कैंसर होता है तो उसके सेल्स बॉडी के अंदर तो डिवाइड होते हैं, बॉडी के बाहर आके इतने डिवाइड नहीं होते, लेकिन इसके सेल रुक नहीं रहते। लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद उन्हें बिना बताए, हाँ विच वॉज क्लिनिकली बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्हें बिना बताए इन सेल्स को क्लिनिकल रिसर्च में यूज करना शुरू किया गया। वो सेल्स, वो सेल लाइन उस समय से लेके 1951 से लेके आज तक वो सेल लाइन दुनिया भर की अलग अलग क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज हो रही है। 1 लाख से ज्यादा ऐसी रिसर्चेस हुई हैं, ऐसे पेपर पब्लिश हुए हैं जिसमें सेल्स यूज हुए हैं। हर तरह की रिसर्च, पोलियो से ये चीज शुरू हुई थी, पोलियो से लेके आज कोविड की रिसर्च तक यही सेल्स यूज हुए हैं। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये सेल कितनी बार डिवाइड हुए हैं। ये सेल आज तक इतनी बार डिवाइड हो चुके हैं कि ये केवल हेनरीटा लैक्स के जो सेल्स हैं ये पूरी दुनिया को 3 बार कवर कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब ये हेनरीटा जो है ये असली हेनरीटा है, इसका कमाल ही अलग है। मतलब सोचिए, एक बहुरिया कहाँ कहाँ अपना कमाल दिखाई। ये शुरू हुआ पोलियो इरेडिकेशन, जिसको पोलियो खत्म करना बोलते हैं। उसके बाद आप देखिए कि सैनिटाइजेशन जो होता है कि कैसे सेल कल्चर किया जाए, फिर जीनोम काउंटिंग, फिर उसके बाद ह्यूमन जीनोम काउंटिंग की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये HPV वायरस के बारे में वैक्सीन बनी, फिर उसके बारे में एड्स का वायरस जो उसका भी वैक्सीन बहुत रिसर्च में ये काम आई। तो मतलब है बात कर रहा है कि जो हेला सेल है ना, हेनरीटा वाला है, ये हिला के रख दिया एकदम। अरे शत्रु भाई मुझ बड़ा लिया आपने। हाँ तो क्या हो गया घर का खेती है तो सरप्राइज तो ऐसा हो रहा हो कि जैसे मुंह पर मूछ नहीं होगा, ये पिछवाड़ा में पूछ होगा। ये तो सही बोला। तो खैर क्या बोलूं मैं इससे ज्यादा, लेकिन हाँ ये बात सही है कि हेनरीटा लैक्स जो है वो अपने इन इमॉर्टल सेल लाइन या हमेशा अमर रहने वाली सेल लाइन से हमेशा के लिए अमर हो गई है और उनकी अमरता चलती रहेगी। फैक्ट नंबर 2, मायास्मा थ्योरी। मायास्मा थ्योरी का सीधे सीधे शब्दों में मतलब है गंदी बदबू से बीमारियां होती है। ये बात केवल आपकी दादी नहीं कहती थी, आपके दादाजी नहीं कहते थे। ये एक वेल नोन प्रिंसिपल, वेल नोन थ्योरी उस किसी जमाने में हुआ करती थी। आपको अगर याद होगा कुछ ऐसे आपने फोटो देखे होंगे कि डॉक्टरों के आगे मास्क लगा हुआ है, ऐसी चोंच उसमें निकली हुई है। प्लेग का समय था वो समय ये थ्योरी बहुत मानी जाती थी। और वो जो मास्क आपने देखे हैं उस मास्क में लोग ऐसे सुगंधित चीजें रखते थे, फूल वगैरह रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो सारी प्रॉब्लम्स होती वो बदबू से होती। कीटाणु नाम की कोई चीज है, इसका उनको कोई हवा पानी नहीं था। जब चीजें ऐसा किसी को छूने से फैलती हैं, बीमारियां छूने से फैल सकती हैं, कीटाणु छूने से फैल सकते हैं या टच करने से फैल सकते हैं, ये इनका उनको कोई मतलब नहीं था। उनका सिर्फ मानना था कि बदबू से बीमारियां फैलेगी। इससे होता क्या था कि गर्मी के समय तो जब चीजें सड़ती है, बदबू आती है, तब तो वो लोग बड़े ध्यान रखते थे कि इसको साफ कर दो, इस चीज को साफ कर दो, यहाँ पे खुशबू फैला दो। लेकिन ठंड के समय जब ये सब होता नहीं था, जब ज्यादा बदबुएं नहीं होती थी, तो उनको लगता था दुनिया बढ़िया चल रही है, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब जो बेसिक सैनिटाइजेशन रहता है कि दूसरे पेशेंट को ट्रीट करने से पहले आप हाथ धोएं, आप अपने हाथ को क्लीन करें ताकि वो पहले पेशेंट की बीमारियां आने की वजह, इन सबको वो लोग लोड नहीं लेते थे। तो देखिए ऐसा है कि मायास्मा थ्योरी जो है, इस थ्योरी बाद में गलत साबित हो गई, बात सच है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब ये मान लें कि गंदगी और बीमारी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि आप जान गए तो अब जाके हगने बैठेंगे खाने का थाली लेके,
ऐसा नहीं है भाई। देखो, इस चीज का अपना अलग फायदा हुआ कि लोगों ने जो है इस बात को सोचा कि बीमारी और गंदगी में किसी तरह का कोरिलेशन है, तो उसके बाद से जो अस्पताल वगैरह थे वहां पे थोड़ी सफाई ज्यादा रहने लगी, तो ये फायदा बहुत जरूरी था। फैक्ट नंबर 3 यानी कि जर्म थ्योरी, जिसको आज हम मानते हैं, जानते हैं, सब जगह वही माना जाता है कि जर्म्स या पैथोजेंस होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वो वायरस हो या वो फंजाई हो, इससे बीमारियां फैलती है। आपको लगता होगा कि ये सारी रिसर्च हमारे लिए हुई है, ह्यूमंस के लिए हुई होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी रिसर्च जो हुई है वो पैसे कौड़ी के चक्कर में हुई है। जी हाँ, सिल्क वॉर्म्स को बचाना चाहते थे। सिल्क वॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जमाने में हुआ करते थे, अभी भी हैं, क्योंकि सिल्क इंपॉर्टेंट है, महंगा है। इसी जमाने में इंडिया और चाइना के बीच की जो रोड थी, जो ट्रेड रूट था, उस ट्रेड रूट को कहा जाता था सिल्क रोड। तो जब वो सिल्क वॉर्म्स बीमार पड़ने लगे, बार बार उन्हें बीमारियां होती थी, उन बीमारियों की वजह से ये सोचा गया कि इन बीमारियों से बचाने के लिए कोई रिसर्च करना जरूरी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने इस बारे में काफी रिसर्च की। मतलब एक भाई साहब तो 25 साल इसी टॉपिक पे रिसर्च करते रहे। तो उन्होंने देखा कि मतलब काफी सारी बीमारियां होती थी रेशम के कीड़ों में, तो उन्होंने एक बीमारी को टारगेट किया। एक ऐसी बीमारी थी जिसमें जो सिल्क वॉर्म में मम्मी जैसे सफेद हो जाते थे। तो उन्होंने ध्यान से देखा उसके पास में फंगस जैसी कोई चीज, तो उन्होंने उस फंगस को वहां से उठा के ठीक ठाक सिल्क वॉर्म्स के पास रखा। उन्होंने देखा ये भी बीमार पड़ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि इस समय ये पता पड़ा कि ऐसी कोई एक्सटर्नल चीज है जो बदबू नहीं है और उससे कोई और बीमार पड़ सकता है। उन्होंने सब लोगों को सजेशन दिया कि आप थोड़ी सफाई रखें, ऐसी कुछ फंगस दिखे तो फंगस को हटा दें, अगर किसी सिल्क वॉर्म को ऐसी बीमारी हो गई हो तो उसको वहां से हटा दें, सिल्क वॉर्म्स को थोड़ा दूर दूर रखें। तो इस सारी चीजों से जो सिल्क की खेती या सिल्क का प्रोडक्शन आप कहें वो काफी एक्शन है कि हम समझाते हैं कि सिल्क वॉर्म या जो रेशम का कीड़ा होता है, ये आप सोचिए एक तरह से इन किसानों के लिए गाय की तरह, जैसे गाय दूध देता है ना उससे घर चलता है, ऐसे इनकी रेशम से उनका घर चलता था। तो जब ये कीड़ा मरने लगा अलग अलग बीमारी से, तो आप इस सोचिए फटेगा तो सही, दूध नहीं मिलेगा तो कैसा फटेगा, वो सही इनका भी फट रहा था। फैक्ट नंबर 4, पहली वैक्सीन जो लैब में डेवलप हुई। हाँ, कोई आश्चर्य मत कीजिएगा, ये भी हमारे लिए नहीं डेवलप हुई थी, ये भी चिकन लोगों के लिए डेवलप हुई थी, चिकन लोग। तो ये जो इसमें भी लुईस पास्चर का नाम आता है, जिनको आप जानते होंगे पास्चराइजेशन की वजह से जो दूध का होता है। तो ये रिसर्च कर रहे थे चिकन कॉलरा के ऊपर। तो चिकन कॉलरा पर रिसर्च करते समय उनको कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उनका जो अप्रेंटिस था, उनके साथ में जो काम करता था, उसको उन्होंने कहा कि भाई ये बैक्टीरिया के वाइल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, इन चिकन को दे देना। तो अब ये जो भाई था ये भी छुट्टी पे चला गया महीने भर की। जब ये महीने भर बाद वापस आया तो उसके बाद जो बचे हुए जो बैक्टीरिया के इंजेक्शन थे वो उन्होंने चिकन को लगा दिए। जब लुईस पास्चर साहब वापस आए तो उन्होंने ये देखा कि ये जो चिकन है ये तो मरा ही नहीं, इसकी तो तबीयत ही खराब नहीं हुई। तो वो आश्चर्यचकित रह गए। तो उन्होंने फिर उसके बाद बोला चलो एक काम करते हैं कि ये तो पुराना इनको उसको लग गया था, हो सकता है पुराना जो बैक्टीरिया है वो खराब हो गया। तो उन्होंने नया बैक्टीरिया का इंजेक्शन उसको लगाया। तो उन्होंने देखा कि ये चिकन की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई और ये वापस ठीक हो गया। तब उन्होंने ये देखते हुए ये दिमाग लगाया, ये लॉजिक दिया कि ये जो ऑक्सीजन में पहले ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो पहले बैक्टीरिया के इंजेक्शन वाइल्स वगैरह रह गए थे, उसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया का पावर कम हो गया है या उसका इनएक्टिव टाइप का हो गया है। और वो इनएक्टिव बैक्टीरिया से लड़के जो चिकन का इम्यून सिस्टम है वो ये सीख गया है कि इस बैक्टीरिया से लड़ना कैसे है। सो दिस इज अ बिग इवेंट, बहुत बड़ी चीज है ये, क्योंकि ये वो पहला पॉइंट था जब हम लैब में ऐसी कोई चीज डेवलप कर पाए थे, चाहे वो एक्सीडेंटली ही क्यों ना हो। अब देखिए इस बात में भी लोग जो सारा क्रेडिट देता है वो लुईस पास्चर को देता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि असली क्रेडिट उसका है जो छुट्टी पर चला गया, जो काम चोरी किया। देखिए इसलिए हम कहते हैं कि आराम कीजिए, अपने दिमाग का ज्यादा प्रयोग मत कीजिए, जो भी अच्छा होना अपने आप हो जाएगा। सो फैक्ट नंबर 5,
स्ट्रेंज इंग्रेडिएंट्स फाउंड इन वैक्सीन, अजीब अजीब जो चीजें वैक्सीन में डाली जाती है। हाँ, मतलब केवल दवाई नहीं होती जो आप सुनते हैं, और भी चीजें होती है और बहुत अजीब अजीब होती है, इनको एडजुवेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, जब वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा था तो एक घोड़े को जब किसी चीज की वैक्सीन दी गई तो उसको वहां पे पस हो गया। तो जिस घोड़े को पस हुआ था उसकी वैक्सीन ने सबसे ज्यादा टाइम काम किया। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि शायद पस सेल्स की वजह से, मतलब कोई तो एक्सटर्नल चीज वहां होनी चाहिए, शायद उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता हो। तो लोगों ने अलग अलग चीजों को ट्राई करना शुरू किया। इन चीजों का जो सिलेक्शन किया जाता था एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक प्रिंसिपल को लेकर किया जाता था, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस प्रिंसिपल का हम बहुत टेक्निकल नाम आपको बताते हैं। इसका नाम था बहनचोद, जो मिल रहा है वो यूज करके देख लो, कुछ ना कुछ तो अच्छा से हो जाएगा। तो सही बोल रहे हैं। देखिए काका यूज किया हम आपको बताते हैं। टैपियोका आता है ना, जिससे चिप्स बनती है, आलू जैसा होता है, वो यूज किया। ब्रेड क्रम यूज किया, वो तेल वगैरह मिला के यूज किया, मतलब कुछ भी यूज कर रहे थे। मतलब हम आपको कह रहे हैं कि अगर ये इंडिया में होता तो ये पान का पीक और गुटखा ये सब भी यूज करते हैं। भगवान की कृपा है कि पहली वैक्सीन इंडिया में नहीं बनी। ये भी सही है। मतलब ये वाकई में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये जो एडजुवेंट्स होते हैं, ये थोड़े अजीब ही होते हैं। अभी जो पॉपुलर एडजुवेंट्स यूज होते हैं वो है एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, या स्क्वालिन नाम की चीज है जो शार्क के लीवर से निकाला गया एक ऑयल है। ऐसा माना जाता है कि ये जो एडजुवेंट्स हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्साइट करते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम उस साइट पे अटैक करे, और इस तरह से ये वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इन एडजुवेंट्स को यूज नहीं किया जाए तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस शायद होगी 3 या 4 हफ्ते, लेकिन ये ऐड करने की वजह से जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस होती है वो कई सालों तक बढ़ जाती है। पिछली बार आपने देखा मैंने 8 फैक्ट्स प्रोड्यूस किए थे, दिखाए थे आपको, आप लोगों को बहुत पसंद भी आए थे, लेकिन इस वजह से बेसहारा नेटवर्क मुझसे नाराज हो गया। उन्होंने कहा तुम तो सूत्रधार हो भाई, तुम तो एंकर हो, तुम कैसे ये सारे काम कर सकते हो, तो हमारे काम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप ही कर लो। तो ये देखिए फैक्ट्स इनके। हाँ भैया वाह राम, आज अपन है ना बेसहारा नेटवर्क पे डिस्कस करेंगे आपकी बॉडी के कुछ नहीं ऐसे फैक्ट रहते हैं कि अपनी बॉडी कुछ ऐसा करती है जो अपन एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन अपने को उसकी वजह नहीं पता। तो पहली चीज जो आज अपन डिस्कस करेंगे वो है सन स्नीज, मतलब वो बाहर जाते हैं और धूप को देख के, सूरज को देख के छींक आ जाती है ना, वो वाली। तो होता क्या है कि देखो अपना जो नर्वस सिस्टम रहता है नहीं, ये मतलब वायरिंग जैसे आपके घर में वायरिंग होती है नहीं, तो जब वायरिंग में कभी इंटरमिक्स हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है, कभी शाक वाक जैसे लग जाता है आपको घर में। तो ये वैसा ही है कि ये यहाँ पे एक जगह अंदर मिक्सिंग रहती है, तो वहां पे आपके जॉ की तरफ आपका नर्वस लाइन जा रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन समझ लो, नहीं नाक की तरफ जा रही होती है, ना आंख की तरफ जा रही होती है। तो लाइट में जाते हो नहीं, तो लाइट में जाते हो तो आपके दिमाग में सिग्नल जाता है कि भैया आंख बंद कर लो, नहीं लाइट है बहुत तेज। तो कभी कभी वो सिग्नल नाक तक भी पहुंच जाता है कि भैया छींक दो, तो भैया ऐसे हो जाता है, मतलब ये चीज है ना। तो ऑफिशियली जो मतलब साइंटिस्ट लोग इसका नाम बोलते हैं, ये बोलते हैं फोटिक नर्व रिफ्लेक्स, है ना। और ये मान के चलो कि नीनी करके मतलब 18% से लेके 35% लोगों को ये होता है। और अभी बिल्कुल साइंटिफिक भाषा में बताऊं तो है ना, ये मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप की चीज है। तो मतलब तो पता ही नहीं होगा, अपने को भी नहीं पता, अपना रट के रखा है। तो ऑटोसोमल मतलब है ना, ये जेनेटिक चीज है कि आपके एक पेरेंट को होगी नहीं तो आपको हो सकती है नहीं। मतलब डोमिनेंट वही होता है कि अगर मतलब दोनों को हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक को होगा तो आपको हो जाएगा। तो मतलब ये मत समझ लेना कि केवल तुम्ही को होता है, ये बहुत सारे लोगों को होता है। और साइंटिस्ट लोगों ने क्या, साइंटिस्ट लोग का भी नहीं सेंस ऑफ ह्यूमर गजब रहता। उन्होंने इसका पता क्या नाम रखा है, वही नहीं समझे नहीं, मतलब यही नाम है ACHOO। मैं फुल फॉर्म पढ़ के बताता हूँ, 1 मिनट है नहीं। इसका फुल फॉर्म है ऑटोसोमल डोमिनेंट कंपल्सिव हेलियो ऑप्थेल्मिक आउटबर्स्ट ऑफ स्नीजिंग। इसका भी घुमा फिरा के मतलब यही है कि भैया जेनेटिक हो सकता है, नहीं वो एक पेरेंट को होगा तो हो जाएगा। तो भैया अपन दूसरी चीज डिस्कस करेंगे, हिप्निक जर्क। हिप्निक जर्क मतलब क्या होता है कि मतलब आपको सोते सोते कभी हुआ रहेगा कि यार मतलब अपन गिर रहे हैं, एकदम घबरा के उड़ जाते हैं नहीं, उसको बोलते हैं हिप्निक जर्क, है ना। तो मतलब ये होता क्यों है कि आपकी जो ब्रेन है नहीं, सोते समय आपका ब्रेन भी शट डाउन होता है, जैसे आपकी मशीन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंप्यूटर शट डाउन करते हो, और आपकी बॉडी भी शट डाउन होती है, मतलब पैरालिसिस जैसी स्टेट हो जाती है, रोज ही होता है। तो क्या दोनों को साथ में जाए तो सब ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब आपकी बॉडी तो बहुत थक गई है नहीं, वो पहले ही स्लीप की स्टेट में पहुंच गई है नहीं, आपका दिमाग अभी तक फायर कर रहा नहीं रहा,
तो क्या है कि कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि भैया अपन गिर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ दिमाग को लग के पैरालिसिस स्टेट आ रही है, तो अपना जो ब्रेन है डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है, ना एकदम से इतना जर्क होता है, उसको बोलता है अपन। मतलब एक बात और बताता हूँ कि आपको अगर ये फील करना हो नहीं कि कभी ये कैसा होता रहेगा जगते में, तो एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। नहीं, कुर्सी पे बैठ जाओ, ये ना पीछे पीछे खिसकते रहो, एक पॉइंट रहता है ना कि जहाँ पे बस गिरने वाला है, जैसे वो पॉइंट जर्रा सा क्रॉस करोगे नहीं तो एकदम फट गई यूं करके अपन घबरा गया आपने क्या। तो मतलब वही का वही सेंसेशन है जो रात को आपको हो रहा है क्या। तो है नहीं, तीसरी चीज अपन डिस्कस करेंगे जो मतलब अपनी आंखों के सामने कभी कभी ऐसा आ जाता है ना, वो ऐसा गिंडोले जैसा नहीं खींचे, वो केंचुए जैसा है ना। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है अपन आंख बंद करो या सिर पर कुछ लगे तो ऐसा सितारे सितारे दिखने लगते हैं। ये सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपनी आंख जो है ना वो विट्रस फ्लूइड करके एक चीज रहती है जेली जैसी, तो ज्यादा से ज्यादा चीज अपनी आंख में वही है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब बेस ज्यादा होने लगती है तो वो जो अपना जो विट्रस फ्लूइड है ना, ये थोड़ा सा लिक्विफाई होने लगता है, थोड़ा लिक्विड बनने लगता है, थोड़ा सा थ्रेड जैसा होने लगता है, धागे जैसा। नहीं, कभी कभी ये धागे आपस में चिपकने लगते हैं तो वो ऐसा लंप हो जाते हैं, नहीं थोड़ा मोटे धागे बन जाते हैं। और ये मतलब नेचुरल चीज है, कुछ गलत नहीं होता रहता। तो कभी कभी एकदम से आंख बंद करोगे तो आपको ऐसे गिंडोले जैसे दिखेंगे, और थोड़ी देर में क्या होता है कि वो गिंडोले जैसे जो है आपके आंख के नीचे सेट हो जाते हैं, तो फिर दिखते नहीं है। तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज है ना। और वो आंख के सामने जो डाट डाट करके दिखते नहीं चमकते हुए, इनको बोलते हैं फॉस्फिन्स। तो ये क्या रहता है कि मतलब कोई सी चीज नहीं रहती है, लेकिन अपने आंख में जो न्यूरॉन रहते हैं नहीं, तो अगर जैसे आंख में चोट लग जाए नहीं, मसल दो तो मिसफायर होते हैं। जैसे बंदूक रहती है ना अपनी, मतलब कट्टा वट्टा अपन ऊपर का चला दो तो किधर भी जाएगा, वैसे ही होता है। तो वो चमकना जो रहता है वो उसको उसकी वजह से अपने को ऐसे गोले गोले दिखते हैं। तो आंख वाला इसमें अभी एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट बताता हूँ मैं तुमको। क्या कभी क्या करना कि इन्हें बाहर जाना नहीं, बिल्कुल जब नीला आसमान हो ना तो नीला आसमान की तरफ देखना। तो क्या जो नीली लाइट रहती है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो आंख में ब्लड वेसल रहती है, बाकी सेल्स रहते हैं, वो करीब करीब इनविजिबल हो जाते हैं। तो आपको आंख के साइड में थोड़ी सी कोशिश करो ना तो कुछ तो सफेद सफेद ऐसा घूमता दौड़ता दिखेगा। तुमको पता क्या वो नहीं व्हाइट ब्लड सेल है। मतलब आप सोचो, आप अपनी आंख के व्हाइट ब्लड सेल देख पा रहे हो, इन्हीं गजब की बात। तो चौथी चीज जो अपन डिस्कस करेंगे, तो मतलब आप रोज सुबह जब ब्रश करते हो आपने फील किया होगा उसके बाद में कोई मतलब जैसे आप जूस पी लो, नहीं ऐसी बहुत सारी चीज रहती है जो खाओगे तो ऐसा गंदा सा टेस्ट आता है जैसे साला टट्टी खा रहे हो। मतलब बहुत ही गंदा, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हो तुमने टट्टी खाई हुई और टेस्ट पता है, लेकिन एक बात बता रहे हो कि बहुत गंदा लगता है। तो क्यों लगता है वो, मतलब मैं बताऊं सच्ची बात है कि आपकी गलती है, मतलब आपके से बहुत सारे लोग की गलती है। देखो क्या है कि अभी अगर ऐसा आपको टूथपेस्ट दे दें कि जिससे ब्रश करो नहीं झाग नहीं बना, तो आपको मजा ही नहीं आता। आपको लगता है झाग तो चाहिए, और झाग इन्हें क्लीनिंग के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अभी तुमको चाहिए कि मतलब वो रेबीज के कुत्ते जैसे झाग आए तभी आपको ब्रश फील होएगा, तो इन लोग को कोई डालना पड़ता। तो ये कि नहीं, सोडियम लॉरेल सल्फेट करके एक चीज है जो डलती है। अब ये जो है ये चीज तो ठीक है, इसे देखो कोई परमानेंट डैमेज नहीं करती है, लेकिन क्या है कि आपका जो मीठा फील करने वाली टेस्ट बड रहती है ना, उसको थोड़ा सा नम कर देती है, मतलब थोड़ा सा उसकी वाट लगा देती है। और दूसरी चीज जो फैट वाली लेयर रहती है ना, मतलब आपकी जबान पे, कि जिससे बिटर टेस्ट थोड़ा सा कम बिटर लगे, मतलब कड़वा वाला थोड़ा कम कड़वा लगे, उसको हटा देती है। तो ये दोनों की वजह से है ना, दोनों तरफ से आपकी मरती है और आपको गंदे गंदे टेस्ट आते हैं। तो भैया ये टेस्ट अगर आपको नीची है तो कोई ऐसा टूथपेस्ट ढूंढ लो जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट या एसिलस नहीं हुए। तो पांचवी चीज अपन जो डिस्कस करेंगे इसको बोलते हैं ब्रेन फ्रीज। तो मतलब बताऊं आपको, याद दिलाऊं, आप कभी मतलब आपने आइसक्रीम खाई होगी नहीं तो बहुत ठंडा खाया होगा और कभी उससे एकदम से सिर दुखने लगता, आप यूं करके बैठ जाते हो कि वाह वाट लग गई। तो मतलब इसको क्यों होता है बताएं अपन को। क्या होता है कि भैया अपना देखो, अपना ब्रेन है नहीं इतना समझदार है नहीं जितना अपने को लगता है। तो जब इन्हें अपना तालू जो रहता है नहीं, वो तालू पे जब कोई ठंडी चीज टच होए, मतलब आइसक्रीम, तो आपके दिमाग को लगता है कि भैया ये बाबा तो कहाँ निकल गया, मतलब माउंट एवरेस्ट वगैरह कहीं निकल गए नहीं, अपने को तो यहाँ फटाफट खूब सारे मतलब अपने को ब्लड पास करना है इनके ब्रेन की तरफ। तो अपना जो मतलब दिमाग रहता है पूरा का पूरा ब्लड खूब सारा अपने मतलब ब्रेन में फ्लो करने लगता है। नहीं, उसकी वजह से मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको सुपरमैन बन जाते हो, इतना ही होता है कि आपका मतलब सिर दर्द करने लग जाता है। और आपको अगर ये एक्सपेरिमेंट करना हो नहीं तो आप घर पे भी कर सकते हो, कुछ नहीं, एक बर्फ का टुकड़ा लो और अपने नहीं तालों पे चिपका लो, थोड़ी देर में सिर दर्द होने लगेगा। तो
बस यही है, और अब इसका कोई इलाज तो है नहीं है, मतलब ऐसे मुंह में आग रख के बैठ जाओ तो हो जाता है, ठीक हो जाए, नहीं तो इसके अलावा तो कोई इलाज नहीं, थोड़ी देर में ऐसे खत्म हो जाता है। तो साहब मतलब इतना ही है आज के, तो 5 फैक्ट हैं, और इसके बाद अपन अगली बार मिलेंगे। चलो भैया, हो आराम। अगली बार हम आपसे वापस मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। बताइए आज आपका एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, जिसमें हम केवल, आपने आज मेरी शक्ल नहीं देखी, बाकी सारी चीज़ें देखी है। बताइए एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, और जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो मेरे किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे आप दे सकते हैं, यहाँ यूट्यूब में नीचे लिख सकते हैं कमेंट्स में। और विल मीट नेक्स्ट टाइम विद समथिंग फैंटास्टिक, और तब तक के लिए स्टे बकरदस्त। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।